नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,380 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। तो वहीं 1785 मरीज डिस्चार्ज भी प्रदेश में किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 30,109 पर अब पहुंच चुकी है। वहीं कल 1,20,927 लोगों का वैक्सीनेशन भी प्रदेश में किया गया है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 की भी पार मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। एक बड़ी संख्या में मरीज फिर से सामने आए हैं। 1,20,927 लोगों को हालांकि कल वैक्सीनेट भी किया गया और अब तक 10,74,63,788 वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगाई जा चुकी है। मगर 6,380 नए मरीजों की पुष्टि बीते 24 घंटे के अंदर की गई। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,785 पर, हालांकि 2 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 से भी ऊपर। तो एक नजर में मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6,380 नए मरीजों की पुष्टि प्रदेश में की गई है। तो वहीं 1,785 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बीते 24 घंटे में ही बढ़कर 30,000 की भी पार जा पहुंची है। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान भी प्रदेश में चलाया जा रहा है और तेजी के साथ लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश के बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3,963 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। बीते कुछ दिनों की अपेक्षा ये काफी कम है। वहीं ओमिक्रॉन के 3 नए मरीजों की भी पुष्टि हुई है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अब 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो वहीं प्रदेश में कल 3,309 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। टेस्ट की अगर बात करें तो प्रदेश में 32,563 लोगों ने टेस्ट करवाया, जिसमें से 3,900 से भी ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर की बात करें तो प्रदेश की पॉजिटिविटी दर इस वक्त 12.17% पर पहुंच चुकी है। इधर एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ते हुए 32,792 पर पहुंच चुकी है। तो एक नजर में छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा 3,963 नए मरीज, 3,303 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं मौत का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 7 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से आगे बढ़ी है। बिलासपुर में ओमिक्रॉन के 3 नए मरीजों की पुष्टि की गई। 2 साल के मासूम समेत एक पुरुष और एक महिला इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही बिलासपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 4 पर पहुंच गई है। सबसे पहले दुबई से लौटे एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों नए ओमिक्रॉन के मरीज अब स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिसंबर के आखिरी सप्ताह में तीनों मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया था और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल बाहर भेजे गए थे, जहां पर रिपोर्ट आने के बाद तीनों में ही ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन क्षेत्र में ट्रेसिंग और टेस्टिंग के निर्देश दे दिए हैं। और करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं और आज यूपी के दादरी और जेवर विधानसभा में प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। कल नोएडा में भी उन्होंने कैंपेनिंग की थी और आज यूपी में दादर में वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। यूपी दौरा उनका लगातार जारी है। आज यूपी के दादरी और विधानसभा क्षेत्र में प्रचार वो कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करने वाले हैं। डोर टू डोर कैंपेन लगातार कर रहे हैं। कल नोएडा में भी उन्होंने कैंपेन किया था। वहीं 2 विधानसभाओं में आज भी डोर टू डोर कैंपेन सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं, जिनमें दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां डोर टू डोर कैंपेन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। पूरे प्रदेश में आज छेरछेरा का पर्व मनाया जा रहा है और आज भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर अनूठे अंदाज में छेरछेरा का पर्व मनाने वाले हैं। आपको बता दें कि छेरछेरा के रूप में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग वो करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे शास्त्री चौक में ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। तो आज भाजयुमो का प्रदर्शन रायपुर शहर में होना है। छेरछेरा का पर्व आज पूरे प्रदेश में मनाया जाना है और अनूठे अंदाज में भाजयुमो ने छेरछेरा पर्व मनाते हुए
प्रदर्शन करने वाले हैं। शास्त्री चौक में ये प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ते की मांग छेरछेरा के रूप में भाजयुमो कार्यकर्ता करने वाले हैं। छेरछेरा के रूप में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग सरकार से आज भाजयुमो कार्यकर्ता करेंगे। दोपहर 1 बजे शास्त्री चौक पर भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का संक्रमण पर। आज सीएम की एक वर्चुअल बैठक आयोजित होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्राम जनपद जिला पंचायत के साथ यह बैठक करेंगे। प्रशासकीय समिति के प्रधान और सदस्यों को इस बैठक में वो संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर ही संबोधन देंगे। पंचायतों की प्रशासकीय समिति को अधिकार दिए जा सकते हैं। वहीं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूहों को भी सक्रिय किया जा सकता है। पंचायत चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला संबोधन होगा। तो वर्चुअल तौर पर ये बैठक होगी जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन देंगे। ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूहों को इस बैठक में सक्रिय किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंचायत चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला संबोधन होगा। संक्रमण पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये वर्चुअल बैठक, जहां ग्राम जनपद जिला पंचायतों के साथ बैठक आयोजित की गई है। विस्तारक योजना ऐप का लोकार्पण आज होना है। बूथ विस्तारक योजना के ऐप संगठन का आज लोकार्पण होगा। बूथ विस्तारक योजना के डिजिटल फॉर्मेशन के लिए इस ऐप को बनाया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया जाना है। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह शुरुआत की जा रही है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो आज विस्तारक योजना ऐप का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। बूथ विस्तारक योजना के ऐप संगठन का आज लोकार्पण होना है। डिजिटल फॉर्मेशन के लिए इसका लोकार्पण किया जाना है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस ऐप की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इसका लोकार्पण करेंगे। और मध्य प्रदेश की वो क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वो क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी? मध्य प्रदेश में यदि कोरोना की बात करें तो लगातार तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और कोविड संक्रमण मध्य प्रदेश के हर जिले में तेजी से फैल रहा है। यही नहीं कि राजधानी भोपाल और इंदौर और इसके अलावा जो बड़े शहर ग्वालियर और जबलपुर, यहाँ तो संक्रमण तेजी से फैल ही रहा है, लेकिन जो छोटे जिले हैं वहाँ भी लगातार जो है संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो डबल डिजिट में मिल रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। हालांकि एक राहत भरी खबर ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है। और आज मुख्यमंत्री जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक करेंगे, वर्चुअल बैठक करेंगे और उन जिलों में जहां पर वैक्सीनेशन कम हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री पूछेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है। क्योंकि पिछले दिनों जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी उसमें उन जिलों को काफ़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अगली बार जब बैठक होगी तो वो आंकड़े सुधार कर बताएं कि आखिर वहाँ पर वैक्सीनेशन कितना हुआ है, जिसमें भिंड, विदिशा, ग्वालियर, खरगोन ये जिले शामिल हैं। इसके साथ ही हम यदि बात करें मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की, तो आज एक बड़ा जो उलटफेर जो पिछले दिनों हुआ था पंचायत चुनाव को लेकर, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री ग्राम प्रधानों से बात करेंगे। ग्राम प्रधान मतलब पूर्व सरपंच, पंच, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, जिला जनपद के अध्यक्ष सदस्य, इनसे आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, वर्चुअल चर्चा करेंगे। चर्चा के 2-3 कारण हैं। पहला तो पिछले दिनों जो वित्तीय अधिकार को लेकर आदेश निकला था प्रधानों को लेकर, उस आदेश को कुछ ही देर बाद वापस ले लिया गया था। लेकिन अब जो है पंचायत के जो प्रतिनिधि है लगातार उस मांग कर रहे थे कि उनको वित्तीय अधिकार
दिए जाए। आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस चर्चा में वित्तीय अधिकारियों की घोषणा कर दे। दूसरी तरफ ग्राम समितियां जो है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पिछले दूसरी लहर में जो मजबूत काम किया था, जिन्होंने घरों में लोगों को जाकर समझाइश दी, रोको टोको अभियान चलाया, मास्क को लेकर अवेयरनेस अभियान चलाया, जिन लोगों को कोविड हुआ उनको आइसोलेट करना, उनको कोविड केयर सेंटर में भेजना, इन तमाम गतिविधियों में ग्राम समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज मुख्यमंत्री अपने संबोधन में फिर से एक बार ग्राम समितियों को एक्टिव करने के लिए कह सकते हैं कि वो एक्टिव होकर इस कोरोना की तीसरी लहर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और जनता की सेवा करे, ये भी आज मुख्यमंत्री कह सकते हैं। आज मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बूथ समर्पण अभियान जो है उसके तहत जो ऐप बनाया गया है, उस ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधर राव और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ऐप का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि बीजेपी का 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच ये बूथ संपर्क अभियान होना है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता बूथों पर पहुंचेंगे और बूथ पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो ये आज मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिस पर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। और मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं? बिल्कुल रचना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार अलग अलग विधानसभा में चुनाव प्रचार कांग्रेस के पक्ष में वो उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी 2 विधानसभाओं में उनका चुनाव प्रचार रहेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। हालांकि कल उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, उसके बावजूद फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर अपना डोर टू डोर कैंपेन जो है वो जारी रखने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के प्रभारी और लगातार हम देख रहे हैं चुनाव के दौरान उनको जो अहम जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश में दी गई हैं उसके लिए वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं। अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण जब से रैलियों पर रोक लगी है उसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोर टू डोर कैंपेन जो है उसको शुरू किया है और उसके माध्यम से जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है एक बड़ी बैठक करने वाले हैं युवा कांग्रेस को लेकर। बैठक में युवा कांग्रेस ने अब तक क्या कुछ काम किया है और किस तरीके के आगे के जो 2 साल बचे हुए चुनाव से पहले वो कितने महत्वपूर्ण है, किस तरीके से युवा कांग्रेस को उसमें अपनी अहम भूमिका निभानी है, इस पर तो विस्तृत चर्चा होगी ही। इसके साथ ही साथ आज युवा कांग्रेस की क्लास भी लग सकती है और क्योंकि जो युवा कांग्रेस से टारगेट दिया गया था 2.5 लाख से अधिक लोगों की सदस्यता मेंबरशिप करवाने की, डिजिटल मेंबरशिप करवाने की, लेकिन अब तक ये टारगेट जो है वो युवा कांग्रेस अचीव नहीं कर पाई है। और भी कितनी कार्य योजनाओं पर उन्होंने कितना काम किया है इसका विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जहां जो खामियां हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी और एक नए ढंग से काम करने के लिए आज जो है इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शास्त्री बाजार चौक पर छेराछेरी के रूप में जो है भाजपा के कार्यकर्ता सरकार से रोजगार मांगेंगे, बेरोजगारी भत्ता की मांग करेंगे और हम देख रहे हैं कि लगातार लंबे समय से बेरोजगारी को एक मुद्दा जो है वो भुनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। लगातार प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में रोजगार को लेकर अक्सर सवाल सरकार से पूछे जाते रहे हैं, तो आज भी इसी क्रम में ये प्रदर्शन किया जाना है और ये तमाम अपडेट से रचना जो IBC 24 अपने दर्शकों को देता रहेगा। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, विवेक। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कथक के सरताज का निधन हो गया। कथक के सरताज बिरजू महाराज का निधन हुआ है। देर रात 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 83 साल की उम्र में बिरजू महाराज ने कल अंतिम सांस ली। कल देर रात बिरजू महाराज का निधन हो गया है। कथक के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, एक प्रतिष्ठित नाम, पूरे देश के साथ ही विश्व में भी कथक के तौर पर उनका एक बड़ा नाम था। 83 साल की उम्र में बिरजू महाराज ने कल अंतिम सांस ली। देर रात उनका निधन हो गया है। तो कथक के सरताज बिरजू महाराज का कल देर रात निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 83 वर्ष के थे वो और दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। कथक के क्षेत्र में एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम सरताज वो कथक के क्षेत्र में माने जाते थे।
और 83 साल की उनकी उम्र थी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। तो एक बड़ी और दुखद खबर, कत्थक के सरताज कहे जाने वाले बिरजू महाराज का कल देर रात निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पद्म विभूषण से सम्मानित थे बिरजू महाराज और कल देर रात उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो एक दुखद खबर सामने आ रही है, कत्थक के सरताज बिरजू महाराज का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 83 वर्ष के वो थे और देर रात उनका निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान पद्म विभूषण बिरजू महाराज ने कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो एक बड़ी और दुखद खबर, 83 साल की उम्र में कत्थक के क्षेत्र में जाने पहचाने और प्रतिष्ठित नाम पद्म विभूषण बिरजू महाराज ने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रायपुर में 2 अलग अलग थाना इलाकों में जुए पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पंडरी और मुजगहन इलाके में जुआरियों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों जगह से 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2,15,000 नकदी इनके पास से जब्त की गई है। इसके साथ ही 12 फोन और 25 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं पुलिस ने। पंडरी और मुजगहन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जुआरियों को पकड़ा गया। लगभग 20 जुआरियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की गई है। तो रायपुर में 2 अलग अलग थाना इलाकों में जुए पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, जहां पर 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पंडरी और मुजगहन इलाके में 20 जुआरियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही इन जुआरियों के पास से नकदी और बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस ने करीब 1 करोड़ का चोरी का लोहा पकड़ा है और 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विधानसभा रोड पर 3 हाईवा ट्रकों को रोककर पूछताछ की। ड्राइवर जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों ट्रक का करीब 80 टन लोहा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं ड्राइवरों ने पूछताछ में बताया कि ट्रक सांकरा इलाके में बंगाली कबाड़ी के यहाँ पे जा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपियों टिकेश्वर साहू, के साई कुमार, आशीष यादव, सोहन यादव, अजय नारंग और सुखलाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर वन्य प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की शान कॉलर वाली बाघिन यानी कि T15 नहीं रही। 15 साल की उम्र में T15 ने कर्माझेरी बीच के कुंभादेव इलाके में अंतिम सांस ली। बाघिन के निधन से पार्क प्रबंधन समेत वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है। वहीं सीएम शिवराज भी मानते हैं कि कॉलर वाली बाघिन का पेंच टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता में बड़ा योगदान है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कॉलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कॉलर वाली बाघिन ने 8 बार कुल 29 शावकों को जन्म दिया, जो कि विश्व कीर्तिमान है। वहीं साल 2008 में बाघिन को कॉलर पहनाया गया था और तब से ही कॉलर वाली बाघिन नाम पड़ा था। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोग्राफी अगर किसी के ऊपर हुई है तो वो कॉलर वाली बाघिन पर ही हुई है। 6 करोड़ से भी ज्यादा फोटो अकेले कॉलर वाली के क्लिक किए गए, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। विश्व में ये पहली ऐसी जंगल में रहने वाली बाघिन है जिसने अब तक 8 बार बच्चे दिए हैं, और इन बच्चों में से प्रथम 3 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे भी सरवाइव किए हैं, और कुल अभी तक ये 29 बच्चे दे चुकी हैं। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने ये कॉलर वाली की पूरी यात्रा देखी है। मैंने तो उसको उसकी माँ के साथ भी देखा है, और मुझे भी 2 बार मौका मिला उसको कॉलर करने के लिए। 2008 में पहली बार जब किया गया था, तब से उसका नाम कॉलर वाली भी पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।